हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल। एंड हम बात कर रहे थे सेल बायोलॉजी के बारे में, जो कि रीट लेवल सेकंड का सिलेबस था। और पिछले लेक्चर के अंदर हमने बातें की थी, कुछ फैक्ट्स के बारे में हमने देखा था, कुछ सेल साइटोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। पिछले लेक्चर के अंदर हमने जहाँ पे ख़त्म किया था वहाँ पे हमने कुछ डिस्कस किया था कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका में सबसे बड़ी व सबसे छोटी कोशिका के बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में हमने देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन के अंदर वो वीडियो रिकमेंड करता हूँ, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को जरूर देखें। अब बात करते हैं आगे, और आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ टूल्स को लेकर चलने वाले हैं जिसका उपयोग इस साइटोलॉजी के अंदर किया जाता है। तो हम कुछ टूल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं माइक्रोस्कोपी के बारे में। माइक्रोस्कोपी एक प्रोसेस है। माइक्रोस्कोपी एक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है ये? माइक्रोस्कोपी एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि हम माइक्रो बॉडीज को देख सकते हैं। अब किसे कहते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रो बॉडीज? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रो बॉडीज उन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है, माइक्रो बॉडीज उन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। कहने का मतलब कि इनका जो सेल साइज होता है, इनका जो आमाप होता है वो काफी छोटा होता है, जिसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो ऐसे माइक्रो बॉडीज को देखने के लिए जिस प्रोसेस को यूज में लिया जाता है उस प्रोसेस को कहा जाता है माइक्रोस्कोपी। अब बात करते हैं कि ये जो माइक्रोस्कोपी शब्द है ये भी एक ग्रीक शब्द है, और ये जो शब्द सबसे पहले प्रतिपादित किया गया था, ये प्रतिपादित किया गया था फेवर के द्वारा। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे दो क्वेश्चन के निकल के आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि माइक्रोस्कोपी वर्ड किसके द्वारा प्रपोज किया गया, तो ये वर्ड प्रपोज किया गया फेवर के द्वारा। और अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि माइक्रोस्कोपी के जनक कौन है, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, तो जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में ही बताया गया था, ल्यूवेनहोक जो कि फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी के नाम से भी जाने जाते हैं, या फिर फादर ऑफ सेल बायोलॉजी के नाम से भी जाने जाते हैं। अब जैसा कि हमने कहा कि माइक्रोस्कोपी एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, इन माइक्रो बॉडीज को देख सकते हैं। तो किसकी सहायता से देखें, इसके टूल्स क्या है जिसकी सहायता से हम इन माइक्रो बॉडीज को देख सकते हैं? तो उस टूल्स के अंदर पहला जो टूल है वो है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से इन माइक्रो बॉडीज को देखा जा सकता है। अब बात आती है कि माइक्रोस्कोप सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया, तो जैसा कि आपको पता है ल्यूवेनहोक ने ही सबसे पहले स्वयं के द्वारा निर्मित एक माइक्रोस्कोप का निर्माण किया था, जिसकी सहायता से उन्होंने माइक्रो बॉडीज को देखा था। जो ल्यूवेनहोक के द्वारा माइक्रोस्कोप बनाया गया था वो माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप था, सरल सूक्ष्मदर्शी था। सरल सूक्ष्मदर्शी जिसकी खोज की थी ल्यूवेनहोक ने। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक कांच का लेंस था जो कि एक स्टैंड के ऊपर अटैच था, जिसकी सहायता से हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते थे। ये माइक्रोस्कोप बनाया गया था ल्यूवेनहोक के द्वारा, और जिसकी जो आवर्धन क्षमता है वो थी 14 से 42 गुना। एक्स का मतलब यहाँ पे गुना, 14 से 42 गुना बड़ा साइज के अंदर वो किसी माइक्रो बॉडीज को देख सकता था सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। इसके बाद में जो इनोवेशन हुआ वो हुआ था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, जिसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर इसे प्रकाश सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर लाइट माइक्रोस्कोप के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इस माइक्रोस्कोप की खोज की थी जैनसन के द्वारा। जैनसन के द्वारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज की गई, और इसकी जो आवर्धन क्षमता है वो लगभग 1000 गुना तक होती है। जो ओरिजिनल साइज है उसको 1000 गुना बड़ा करके कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। और मोस्टली कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लैबोरेटरीज के अंदर इन्हीं का उपयोग किया जाता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं, तीसरा जो टाइप है माइक्रोस्कोप का वो है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, इसको ध्यान में रखने का कि काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपने ये पहले नाम भी ना सुना हो, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। क्या होता है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप? इसकी खोज की थी फ्रेडरिक जर्निक के द्वारा। फ्रेडरिक जर्निक के द्वारा फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप की खोज की गई थी। और ये जो माइक्रोस्कोप है, ये माइक्रोस्कोप लिविंग सेल के स्टडी के अंदर यूजफुल रहती है। जीवित कोशिका के अध्ययन में काफी ज्यादा उपयोग में ले जाने वाला माइक्रोस्कोप फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप होता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ सकता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि निम्नलिखित माइक्रोस्कोप में से किस माइक्रोस्कोप का उपयोग एक लिविंग सेल स्टडी के अंदर किया जा सकता है। चारों ऑप्शन आपको मिल सकते हैं वहां पे, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, जिसका उपयोग लिविंग सेल स्टडी के अंदर किया जाता है।
अब एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको कि जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं, जो सेल ऑर्गेनेल्स है, उन सब की स्टडी लगभग फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जो आकार में काफी ज्यादा छोटे होते हैं, जैसे राइबोसोम, जैसे लाइसोसोम। ये कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स है, ये कुछ ऐसे कोशिकांग है जो आकार में काफी ज्यादा छोटे होते हैं। इसकी स्टडी फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं की जा सकती। इनकी स्टडी करने के लिए एक नए प्रकार के माइक्रोस्कोप का इनोवेशन हुआ, जो कि था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप इसकी खोज का श्रेय दिया जाता है नॉल व रस्का को। नॉल व रस्का के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की खोज की गई, और इसके खोज करने का जो मेन रीजन था वो यही था कि राइबोसोम की स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इनोवेशन हुआ था। लाइसोसोम, राइबोसोम, ये जो सूक्ष्म कोशिकांग होते हैं, इनको देखने के लिए इन्हें फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं देखा जा सकता, इसलिए इन्हें देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का इनोवेशन हुआ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये निकल के आता है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की सहायता से हम कंप्लीट लिविंग सेल की स्टडी कर सकते हैं, कंप्लीट जीवित कोशिका को देख सकते हैं? तो यहाँ पे आंसर रहेगा नहीं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप रहते हैं, इसके अंदर टंगस्टन के इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, और इसके द्वारा काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिसके कारण जो लिविंग सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स नष्ट हो जाते हैं। इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की सहायता से जीवित कोशिकाओं का अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ तक जो मैंने बात बताई है, वहां पे आपको कुछ माइक्रोस्कोपी और माइक्रोस्कोप के टाइप्स के बारे में बताया। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो खोज करता है और उसकी जो आवर्धन क्षमता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग एग्जाम में, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है। सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी, खोज करता रहे ल्यूवेनहोक, और इसकी आवर्धन क्षमता है 14 से 42 गुना। दूसरा है प्रकाश माइक्रोस्कोप या फिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसे प्रकाश सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दोनों नाम से जाना जाता है। इसके खोज करता है जेनसन, और इसकी आवर्धन क्षमता है लगभग 1000 गुना। फिर हमने बात की फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी की, जिसकी खोज करता रहे फ्रेडरिक जेनरिक, और ये लिविंग सेल्स को देखने के लिए यूज में ली जाती है। और लास्ट पॉइंट में हमने बात की इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की, जिसकी खोज की गई थी नॉल व रस्का के द्वारा, और इसके द्वारा अत्यंत सूक्ष्म कोशिकाओं जैसे राइबोसोम की स्टडी की जाती है। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, उसकी आवर्धन क्षमता लगभग 2 लाख गुना तक होती है, जो कि ऑप्शन में आपको 200,000 गुना भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है, उसकी आवर्धन क्षमता लगभग 2 लाख गुना तक होती है। अब जब इतने सूक्ष्म आकार तक जाकर उनकी स्टडी की जाती है, तो कुछ मापन इकाइयों का उपयोग किया जाता है इस सेल साइटोलॉजी ब्रांच के अंदर। तो अब हम बात करते हैं कोशिका विज्ञान में उपयोगी कुछ मापन इकाइयों की, कुछ मेजरमेंट यूनिट्स के बारे में, जो कि मोस्टली ज्यादातर जो काम में लिए जाते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आपको हम पहले पॉइंट में बात कर रहे हैं म्यू, जिसे माइक्रोन कहा जाता है। इसे म्यू भी लिखा हुआ आपको देखने को मिल सकता है, म्यू या फिर माइक्रोन। इसका जो पैरामीटर होता है वो होता है 10 की पावर माइनस 6 मीटर, 10 की पावर माइनस 6 मीटर। अगर मैं बात करूं इसको मिलीमीटर के अंदर, तो अगर आपको अब इसको कन्वर्ट करना हो मिलीमीटर के अंदर, तो मिलीमीटर में जो मिली वर्ड आता है वो आता है 10 की पावर माइनस 3 के, क्योंकि मिलीमीटर में जो मिली शब्द आ रहा है वो आ रहा है 10 की पावर माइनस 3 के लिए। तो अगर आप इसको 10 की पावर माइनस 3 इंटू यहाँ पे क्या होगा, जो गुना में है 10 की पावर माइनस 3 ये और माइनस 3 ये, माइनस माइनस दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल माइनस का 6, और इस तरह से ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6 मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको ये भी मिल सकता है 10 की पावर माइनस 6 मीटर, या फिर आपको देखने को ये भी मिल सकता है 10 की पावर माइनस 3 मिलीमीटर, 10 की पावर माइनस 3 मिलीमीटर, या फिर 10 की पावर माइनस 6 मीटर। दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक म्यू को या फिर एक माइक्रोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड पॉइंट में हम बात कर रहे हैं नैनोमीटर के बारे में। नैनोमीटर, यहाँ पे जो नैनो शब्द आ रहा है, नैनो शब्द आ रहा है -9 के लिए। नैनोमीटर मतलब 10 की पावर माइनस 9 मीटर। याद रखिएगा, नैनोमीटर का रिप्रेजेंट किया जाता है पावर की पावर -9 के द्वारा। नैनोमीटर पावर -9 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और तीसरा जो मेजरमेंट यूनिट है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंगस्ट्रॉन के बारे में। एंगस्ट्रॉन जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर के द्वारा। ज्यादातर इन्हीं का उपयोग किया जाता है माइक्रोन, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉन के बाद। यहाँ पे जो माइक्रोन है, इसका अधिकतर उपयोग किया जाता है कोशिका के आकार को बताने के लिए। वहीं जो नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉन है, इसका उपयोग किया जाता है अधिकतर माइक्रोस्कोपी प्रोसेस के अंतर्गत। अब ये जो सेल स्ट्रक्चर होते हैं, जो कोशिका संरचनाएं होती है, सेल बॉडीज होती है, इन्हें देखने के लिए
क्योंकि ये काफी कलरलेस होती है या फिर लाइट कलर की होती है, जिन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे आसानी से नहीं देखा जा सकता। इस वजह से जब इन माइक्रो बॉडीज को देखना होता है, माइक्रोस्कोप के नीचे जब इन्हें देखा जाता है, तो उससे पहले इन्हें रंजित कर दिया जाता है किसी एक रंग के द्वारा, किसी एक, जिसे स्टेन कहा जाता है, जिसे स्टेन या फिर रंजक कहा जाता है। तो किसी रंजक की सहायता से इन सेल ऑर्गेनेली को या फिर सेल को अभिरंजित कर दिया जाता है। और ये जो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा इसे रंगा जाता है, इस रंगे जाने की प्रोसेस को कहा जाता है अभिरंजन, स्टेनिंग। तो स्टेनिंग वो प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी सेल ऑर्गेनेली को रंग प्रदान किया जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है स्टेनिंग। और वह केमिकल, वह रासायनिक घटक जिसका उपयोग कोशिकांग को रंग प्रदान करने के लिए किया जाता है, उसे कहा जाता है स्टेन या फिर रंजक। यहाँ पे मैंने कुछ सेल पार्ट्स के नाम लिखे हैं और उसके सामने मैंने उस केमिकल का नाम लिखा है जिसके द्वारा उसे स्टेन किया जाता है। तो जैसे डिस्कस करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं केंद्रक की। केंद्रक को रंजित करने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह कहलाता है हेमिटोक्सिलिन। हेमिटोक्सिलिन वह रासायनिक पदार्थ है, वह रंजक है जिसके द्वारा केंद्रक रंजित होता है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि हर अलग अलग कोशिकांग को उसकी प्रॉपर्टी के बेस पे अलग अलग रंजक के द्वारा रंजित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही रंजक सभी कोशिकांगों को रंजित कर देता है या समान प्रकार से रंजित करता है, ऐसा नहीं है। अलग अलग कोशिकांग को उसके रासायनिक संगठक के आधार पर, उसकी प्रकृति के आधार पर अलग अलग रंजकों के द्वारा रंजित किया जाता है। जैसे कि हमने बात की केंद्रक की, तो केंद्रक को अभिरंजित करने के लिए हेमिटोक्सिलिन का उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं गुणसूत्र की। गुणसूत्र की या फिर क्रोमेटिन, जो क्रोमेटिन होते हैं, क्रोमोसोम या फिर क्रोमेटिन, इन्हें रंजित करने के लिए एसिटोकार्मिन का उपयोग किया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से देखने को मिलता है कि क्रोमेटिन को अभिरंजित करने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो आंसर रहेगा एसिटोकार्मिन। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि गुणसूत्रों को अभिरंजित करने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तब भी आंसर रहेगा एसिटोकार्मिन। आगे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को रंजित करने के लिए जेन्स ग्रीन का या फिर ऑरेंशिया येलो या फिर जेनस ग्रीन, इन रंजकों का उपयोग किया जाता है। आगे बात कर रहे हैं हम डीएनए। डीएनए को अभिरंजित करने के लिए फ्यूजन अभिरंजक का उपयोग किया जाता है और यह प्रोसेस फ्यूजन अभिरंजन विधि कहलाती है। यहाँ पे जो फ्यूजन नाम है ये उन खोजकर्ता वैज्ञानिक के नाम के ऊपर प्रदान किया गया है। फ्यूजन के द्वारा इस प्रोसेस को डिस्कवर किया गया था और इस जो रंजक है उस रंजक को नाम दिया गया फ्यूजन अभिरंजक। आरएनए को स्टेन करने के लिए टोलिडीन ब्लू का इस्तेमाल किया जाता है और इसी तरह से गोल्जी बॉडीज को, इसके साथ साथ आप ये ध्यान रखिएगा यीस्ट को, आरएनए को, गोल्जी बॉडीज को, इन तीनों को अभिरंजित करने के लिए टोलिडीन ब्लू का इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट में अगर हम बात करें सेल वॉल की, तो कोशिका कला को अभिरंजित करने के लिए जिंक क्लोर आयोडाइड, इस रंजक का उपयोग किया जाता है। तो इन पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे केंद्रक, जैसे गुणसूत्र, जैसे डीएनए और सेल वॉल। ये कुछ पॉइंट्स काफी महत्वपूर्ण है जिनमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो इनको थोड़ा विशेष देखिएगा। केंद्रक के लिए हेमिटोक्सिलिन, गुणसूत्र के लिए एसिटोकार्मिन, डीएनए के लिए फ्यूजन और सेल वॉल के लिए जिंक क्लोर आयोडाइड का उपयोग रंजक के रूप में किया जाता है। अब यहाँ तक जो हमने बातें की वो की थी हमने कोशिका के मापन इकाइयों से संबंधित कुछ मापन इकाइयों के बारे में हमने देखा और इसके बाद हमने रंजन के बारे में, स्टेनिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं सेल टाइप के बारे में। सेल टाइप्स मुख्य रूप से अगर देखा जाए, मुख्य रूप से कोशिकाएं दो ही प्रकार की होती है। पहली कहलाती है प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड वन इज यूकैरियोटिक सेल। कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब अगर इन शब्द को देखा जाए तो यहाँ पे आपको एक वर्ड कॉमन देखने को मिल रहा है, कैरियोटिक, और यहाँ पे भी कैरियोटिक। इस कैरियोटिक के अंदर जो कैरियो वर्ड है, ये कैरियो वर्ड आता है केंद्रक के लिए। कैरियोटिक में जो केंद्रक शब्द है उसके लिए शब्द काम में लिया जाता है कैरियो। तो अगर मैं बात करूं विज्ञान की एक ऐसी शाखा की जिसके अंदर केंद्रक का अध्ययन किया जाता है, तो वह ब्रांच कहलाएगी कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर
केंद्रक के बारे में अध्ययन किया जाता है, कैरियोलॉजी कहलाती है। हम बात कर रहे थे यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। तो यहाँ पे जो कैरियो शब्द आ रहा है वो कैरियो शब्द आ रहा है केंद्रक के लिए, दोनों में कॉमन है। फिर यहाँ पे देखने को मिल रहा है प्रो, और यहाँ पे शब्द है यू। अब यहाँ पे ये जो प्रो शब्द है, ये जो प्रो शब्द आया है, ये प्रो शब्द आया है प्रिमिटिव के लिए, या फिर आप कह सकते हो ओल्ड के लिए। और यहाँ पे जो यू शब्द आया है, ये यू शब्द आया है एडवांस के लिए, एडवांस के लिए यू शब्द आया है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे केंद्रक कैसा है, प्रिमिटिव टाइप का होता है, और यहाँ पे जो केंद्रक है वो कैसा होता है, एडवांस टाइप का या मॉडर्न टाइप का होता है। कहने का मतलब जब आप एक सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हो कि जैसे ये एक कोशिका है, इस कोशिका के भीतर इसका केंद्रक उपस्थित होता है, और जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, जो इसका केंद्रक है, अगर इस केंद्रक के चारों ओर आपको स्पष्ट रूप से एक झिल्ली देखने को मिलती है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। अगर ये केंद्रक झिल्ली उपस्थित है तो इसका मतलब वो एडवांस प्रकार की है, वो यूकैरियोटिक टाइप की सेल है। और अगर आपको यहाँ पे ऐसा आभास होता है कि यहाँ पे केंद्रक झिल्ली हो, लेकिन इसकी जब संरचना के बारे में अध्ययन करोगे तब आपको पता चलता है कि यहाँ पे केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है, तो ऐसी अवस्था में इस कोशिका को माना जाता है कि ये प्रिमिटिव टाइप की है, ये प्रोकैरियोटिक प्रकार की है। कहने का मतलब प्रोकैरियोटिक में जो केंद्रक झिल्ली होती है वो फॉल्स प्रकार की होती है या फिर स्यूडो प्रकार की होती है, लेकिन जब यूकैरियोटिक सेल की बात करोगे तो यहाँ पे जो केंद्रक झिल्ली होती है वो ट्रू होती है, वो सत्य प्रकार की होती है। इस वीडियो के अंदर फ्रेंड्स हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। आगे के वीडियो के अंदर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस के बारे में, महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में और सेल बायोलॉजी के आगे के पॉइंट्स को कवर करेंगे। Thanks for watching this video. If you like this video, hit the like button and don't forget to subscribe my channel. Thank you.